हेलो, गुड मॉर्निंग माय ओल्ड स्टूडेंट्स। मैं हूं ज्योति शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं स्मार्ट स्टडी चैनल पे। तो मैं यहाँ आपको बायोलॉजी पढ़ा रही थी नेट के लिए, जिसके अंदर अपना इवोल्यूशन टॉपिक का जो थोड़ा सा पोर्शन मैंने आपको करा दिया था। तो अपन 1 डे 1 चैप्टर के हिसाब से अपन अपना कंप्लीट सिलेबस 2 महीने के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अपना इवोल्यूशन चल रहा था, वो थोड़ा मैंने आपको कम कराया था वो, तो आज अपन उसको पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो आज अपन पूरा इवोल्यूशन एक चैप्टर के एक वीडियो के अंदर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और अभी आपका एग्ज़ाम की डेट अभी 1 अगस्त है ना। और आप लोगों को बिल्कुल उससे भटकना नहीं है, अपनी स्टडी को फोकस करना है, फालतू के इमोशंस वगैरह सब कंट्रोल रखना है थोड़े दिन के लिए। और एक बार मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओ, उसके बाद ज़िंदगी कुछ और होगी आपकी, है ना। तो चलो अभी अपन अपना शुरू करते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन दिख रहा है क्या? इवोल्यूशन देखो, सबसे पहले तो अपने को ये समझना है, इसके अंदर अपने को ये पढ़ाई करनी है, ये समझना है कि जो लाइफ अर्थ पे आई है वो कहाँ से आई है, ठीक है। सबसे पहली बात, सबसे पहले किसका निर्माण हुआ? ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, यूनिवर्स बना। कौन सी थ्योरी बनी थी वो? बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, है ना। यूनिवर्स का फॉर्मेशन किससे हुआ? बिग बैंग थ्योरी से हुआ। और कब हुआ? 20 मिलियन ईयर अगो, है ना। ये बिग बैंग थ्योरी से यूनिवर्स बना। क्या बना? यूनिवर्स, ठीक है। उस टाइम पे टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हाई था, बहुत सारी गैसेज यहाँ पे, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। ये बात याद रखना आप, ऑक्सीजन उस टाइम प्रेजेंट, जब यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, जब यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ, उस टाइम पे अपने पास यहाँ कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, ठीक है। अब देखो, अपने को समझना क्या है, 20 मिलियन ईयर को पहले कौन आया? यूनिवर्स आया, ठीक है। यूनिवर्स एक बहुत बड़ा गोले लाइक स्ट्रक्चर मानो आप एक तरह से। किसकी वजह से हुआ? बिग बैंग थ्योरी की वजह से। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि सबसे पहले इस ब्रह्मांड के अंदर एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, है ना। बहुत बड़े ब्लास्ट के कारण छोटे छोटे गैलेक्सीज टूट गए, है ना। छोटे छोटे जो अलग अलग प्लेनेट टूट गए ऐसे। उसमें अपने पास एक प्लेनेट, एक जो गोला था काफ़ी बड़ा, आग का गोला समझ लो एक तरह से, आग का गोला था। और उसको क्या नाम दिया गया? उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्स बोलते हैं, ठीक है। यूनिवर्स से अलग होके ये आग का गोला, यहाँ से कुछ और छोटे छोटे पार्टिकल टूटे मानो। इसके तो पार्टिकल होंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा गोला था। वैसे अर्थ भी, अर्थ के अगर अपन यूनिवर्स से कंपेयर करें तो अर्थ, एनसीईआरटी में लिखी हुई है ये लाइन, है ना, आप उसको पढ़ना अच्छे से, कि यूनिवर्स की अगर अपन अर्थ से कंपैरिजन करें तो अर्थ यूनिवर्स के कंपैरिजन में बिल्कुल एक डॉट है, डॉट लाइक स्ट्रक्चर है। बात समझ रहे हो क्या कह रही हूँ मैं? मतलब यूनिवर्स इतना बड़ा है कि अर्थ उसके सामने क्या है? सिर्फ एक डॉट है। समझ गए बात को? तो यूनिवर्स से क्या बना फिर? जब यहाँ से एक छोटा सा पार्टिकल टूटा और वो धीरे धीरे ठंडा हुआ, और ठंडा होने से क्या बना? वो पृथ्वी बन गया, उसको क्या बोला गया? अर्थ, ठीक है। तो अब देखो आप लोग, ये मैंने आपको करा दिया था। इसके अकॉर्डिंग देखो, इवोल्यूशन जो है, इसमें हिंदू माइथोलॉजी क्या कहती है कि श्रद्धा और मनु दो वो थे, एक मेल था एक फीमेल थी, उन्हीं की हम सारी संतानें, जितनी भी ये इंडिया में, मतलब जितने भी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सारे उन्हीं की संतानें, ऐसे बोलते हैं। हिंदू माइथोलॉजी ऐसे कहती है। और अलग अपन ईसाई धर्म में देखे, कोई और धर्म में देखे, तो वो वहाँ पे वो कहते हैं कि ईसा मसीह ने 6 दिन के अंदर कंप्लीट डाइवर्सिटी का फॉर्मेशन कर दिया। 6 दिन के अंदर कंप्लीट डाइवर्सिटी को बना दिया और पृथ्वी पे लाइफ क्रिएट कर दी। ये कौन कहती है? ये कहती है, ये इसको नाम दिया गया एक सुपर पावर, है ना, कि कोई सुपर पावर है। सुपर पावर कौन है? वो सुपर पावर गॉड है। उस सुपर पावर ने क्या किया? 6 दिन के अंदर कंप्लीट जो लाइफ है, डाइवर्सिटी है, प्लांट डाइवर्सिटी है या फिर एनिमल डाइवर्सिटी है, उसका क्रिएशन कर दिया। ये कौन कहती है? ये माइथोलॉजी कहती है। अलग अलग माइथोलॉजी अलग अलग कंसेप्ट देती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हम जानते हैं कि इवोल्यूशन के थ्रू ही पृथ्वी पे लाइफ आई है, ये सब हम जानते हैं अच्छे से। भाई प्लांट्स के अंदर कितने बेहतरीन प्लांट्स हैं, अलग अलग सुंदर सुंदर फ्लावर के, कोई किस किस्म का प्लांट है, कोई किस किस्म का है। इंसान भी अलग अलग शक्ल के, अलग अलग एनिमल्स देखो, एनिमल्स भी अलग अलग है, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भेड़, भैंस, इंसान, बहुत सारे अलग अलग है। तो वो सब अलग अलग टाइप, उनकी कैटेगरीज डिवाइड हुई, वो किसकी वजह से हुई?
इवोल्यूशन की वजह से हुई है। हम लोग ये बात जानते हैं, लेकिन ये क्या मानते थे कि इवोल्यूशन कोई चीज़ नहीं है, और जो लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है, लाइफ का क्रिएशन हुआ है, वो किसी सुपर पावर ने किया है और 6 दिन के अंदर लाइफ को बना दिया है। ठीक है, अब साइंटिस्ट क्या बात मानते हैं, साइंटिस्ट बोलते हैं कि जो सारा इवोल्यूशन हुआ है, नहीं, जो लाइफ आई है वो कहाँ से आई है, वो इवोल्यूशन के थ्रू आई है, और इसका उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी दिया है ना। इसके उनके पास एक्सपेरिमेंट है और उसके कुछ एविडेंसेस भी हैं। एविडेंसेस मैं आपको पढ़ा चुकी, फॉसिल्स पढ़े हैं अपन ने। भाई हमें डायनासोर का फॉसिल मिला है, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चला कि पहले डायनासोर हुआ करते थे, है ना। डायनासोर से फिर आगे और एनिमल्स, रेप्टाइल्स बने। सबसे पहले उस एविडेंस से हमें क्या पता चलता है कि वहाँ पे हमें पानी वाले जानवर, फिशेज वगैरह हैं, उन एम्फीबिया हैं, और डायनासोर है, रेप्टाइल्स हैं, उन सबके फॉसिल्स मिले हैं हमें। जीवाश्म बोलते हैं हिंदी में, जीवाश्म। जीवाश्म किसको बोलते हैं? जीवाश्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, पहले तो ये देखो, जीवाश्म जो है, जैसे कोई भी जानवर मर जाने के बाद वो वहीं पे, कोई मान लो नदी है, ये नदी बह रही है, यहाँ पे कोई इंसान, कोई जानवर मर गया मान लो ये, ठीक है। अभी इसके मरने के बाद इसकी जो बोन्स है वो यहाँ पे कलेक्ट हो गई, फिर यहाँ पे कुछ मान लो पानी बहा, मिट्टी आ गई इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर और मिट्टी आ गई, और मिट्टी आ गई, और फिर हमने इसकी खुदाई की, है ना। इसकी खुदाई की तो हमें ये इसके जो बोन्स है वो मिलेंगे, ये प्रिजर्व हो गए, यहाँ पे छप गए हैं ना, निशान बन गए यहाँ पे, इन्हीं को जीवाश्म बोलते हैं, है ना। तो हमें डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं, जो एम्फीबिया है उनके जीवाश्म मिले। उनके बेस पे हम बता सकते हैं कि लाइफ में जो अर्थ पे सबसे पहले जो लाइफ आई है, वो लाइफ कहाँ से आई है, वो समुद्र से आई है। सबसे पहले जो जीव बने थे, जो एनिमल बने थे, या फिर कोई भी सेल बनी थी, वो कहाँ बनी थी? पानी के अंदर बनी थी। पानी से फिर, पानी में मान लो फिशेस बनी, सबसे पहले फिशेस बनी, फिशेस से फिर क्या बने? एम्फीबिया बने। पहले फिशेस बनी जो बिल्कुल पानी में ही रहती थी, है ना, पानी से बाहर आती ही नहीं थी, मर जाती थी, है ना, पानी के बिना उनका जीवन संभव नहीं है। फिर धीरे धीरे उनके अंदर क्या हुआ? उनके अंदर इवोल्यूशन हुआ, बाई चांस। इवोल्यूशन कैसी प्रोसेस है? इवोल्यूशन बाई चांस प्रोसेस है ना। देखो, इवोल्यूशन 2 टाइप का होता है, प्रोग्रेसिव भी होता है और रेट्रोग्रेसिव भी होता है। प्रोग्रेसिव का मतलब कि जहां अपन है उससे थोड़े ऊपर पहुंच गए, और रेट्रोग्रेसिव का मतलब जहां है वहां से नीचे भी आ गए। तो इवोल्यूशन जो है वो कैसी प्रोसेस है? वो रेट्रोग्रेसिव भी है और प्रोग्रेसिव है, ठीक है, प्रोग्रेसिव भी है। तो फिशेस बने, ठीक है। एक बार मैं बता रही हूँ कि आपको इवोल्यूशन के अंदर समझना क्या है आपको, है ना। तो फिशेस से फिर, फिशेस कैसी थी? बिल्कुल पानी में रहती थी, है ना। पानी से फिर धीरे धीरे वो हवा में आना शुरू हुई, है ना। फिर बन गए अपने पास एम्फीबिया, एम्फीबिया बन गए अपने पास। एम्फीबिया किसको बोलेंगे? एम्फीबिया जो कैसे हैं? पानी के अंदर भी रहते हैं और वो जमीन पे भी आके रह सकते हैं। जैसे मेंढक है, मेंढक पानी के अंदर भी रहता है और जमीन पे भी रहता है ना। तो फिर क्या बने अपने पास? एम्फीबिया बने। एम्फीबिया कैसे थे? पानी के अंदर भी रह सकते थे और जमीन के ऊपर भी रह सकते थे। इसके बाद अपने पास बने रेप्टाइल्स, है ना। रेप्टाइल्स बने जो सिर्फ पानी में नहीं रहते थे, वो सिर्फ कहाँ रहते थे? वो जमीन पे रहते थे। कुछ कैटेगरी जिसकी डिवाइड होगी जो पानी में रहती थी। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? एम्फीबिया बने, एम्फीबिया दोनों जगह रह सकते थे। फिर इसकी कैटेगरी आगे बढ़ी, रेप्टाइल्स बने। जैसे इसके अंदर अपन वो पढ़ते हैं, स्नैक्स पढ़ते हैं, अजगर वगैरह पढ़ते हैं ना, एनाकोंडा, वो सब इसके अंदर पढ़ते हैं। तो ये एम्फीबिया से कुछ ऐसे बने जो स्नैक की कुछ प्रजातियां अपन देखें वो कैसी होती हैं? वो पानी के अंदर रहती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो जमीन के ऊपर रहती हैं। फिर रेप्टाइल्स बनने के बाद आप लोग ध्यान रखना कि जो बर्ड्स और मैमल्स हैं उनका इवोल्यूशन एक साथ हुआ है। बर्ड्स जो है मैमल्स के एंसेस्टर नहीं, ये हमारे एंसेस्टर हैं। फिशेस, एम्फीबिया, ये सब हमारे एंसेस्टर है, लेकिन बर्ड्स जो है वो हमारे एंसेस्टर नहीं है। बर्ड्स हमारा सिबलिंग है, ठीक है। रेप्टाइल से 2 कैटेगरी बनी, एक मैमल्स बने और एक बर्ड्स बने, ठीक है। उनके अंदर उड़ने के लिए पंख बन गए, उनकी बोन्स जो है वो हल्की बन गई, बीक बन गई उनमें, है ना, दांत गायब हो गए। और हमारे अंदर अलग टाइप से इवोल्यूशन हुआ है, ह्यूमन इवोल्यूशन अलग हुआ है, आपको बताऊंगी मैं आपको, है ना। तो बात समझ रहे हो? इवोल्यूशन के अंदर क्या पढ़ना है अपने को ये समझना है कि जो फिशेस, सबसे पहले लाइफ कहाँ से आई, फर्स्ट सेल कैसे बना, ये समझना है अपने को अच्छे से, ठीक है। तो अब देखो आप लोग, इसके कुछ एविडेंसेस पढ़े थे अपन ने, है ना।
सबसे पहला एविडेंस पढ़ा था अपन ने कौन सा, फोसिल्स। फोसिल से हमें एविडेंस मिला कि ये पहले जानवर हुआ करते थे, अब ये क्या हो गए, विलुप्त हो गए, है ना। तो उनसे हमें अंदाजा लगता है, उनसे हम ये क्रिएट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि हमारा जो जन्म है वो कैसे हुआ है, वो हमारे एंसेस्टर्स से हुआ है, जो हमारे पुराने जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, उनसे हमारा जन्म हुआ है, ठीक है। सेकंड अपन ने इसके अंदर देखा था होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस देखा था, एनालोगस देखा था। होमोलोगस के अंदर कौन से थे, जिनकी एनाटॉमी सेम थी और फंक्शन क्या थे, डिफरेंट थे। एनाटॉमी सेम थी, फंक्शन डिफरेंट थे। इससे क्वेश्चन आता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले अपने को यह ध्यान रखना है कि जिसके भी फंक्शन सेम होना वो सभी होमोलोगस हो जाएगी। बात समझ रहे हो, फंक्शन सेम एनालोगस, सॉरी फंक्शन सेम है वो एनालोगस होगी, ठीक है। जिनकी स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन अलग अलग है, वो क्या होंगे, वो होमोलोगस होंगे, ठीक है। समझ गए इतनी बात। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन है होमोलोगस और एनालोगस अपने को सेपरेट करना है, तो हम क्या करेंगे, या तो होमोलोगस उनको बोलेंगे जिनके हमें उनके अंदर किसी भी ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन जो दिया होगा ना वो इंटरनल ऑर्गन दिया होगा, ठीक है, जैसे ब्रेन, हार्ट, किडनी वगैरह, मतलब इंटरनल ऑर्गन दिया हुआ होगा हमें। समझने की बात ये है, समझ गए इतनी बात क्लियर। फिर अपन ने देखा एम्ब्रोलॉजिकल इवोल्यूशन। इसके अंदर क्या बताया था साइंटिस्ट ने, उसने कहा कि जो बेबी जब पेट में होता है, माँ के पेट में होता है बेबी, तो वो इवोल्यूशन की सारी प्रोसेस से होके गुजरता है। कैसे, वो बताता है कि सबसे पहले जो फर्टिलाइजेशन के बाद से जब बेबी बनना शुरू होता है, तब से वो सबसे पहले फिशेस जैसा बनता है, या तो फिश जैसा बनेगा, या फिश के लार्वा जैसा बनेगा, या फिर फिश के बेबी जैसा बनेगा, है ना। फिर वो एम्फीबिया जैसा बनता है, फिर वो रेप्टाइल जैसा बनता है, फिर वो बर्ड जैसा, मतलब फिर वो ह्यूमन बनता है। बर्ड और हम तो क्या है, सिबलिंग है, तो वो सबसे पहले फिश जैसा बनता है, या तो फिश जैसा बनेगा या फिश का लार्वा बनेगा। ऐसे एम्फीबिया में या तो एम्फीबिया जैसा बनेगा या फिर एम्फीबिया का लार्वा बनेगा, या फिर उसका बेबी जैसा जो पेट में होता है उसके जैसा बनता है। उसके बाद उसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज होती हैं और फिर वो ह्यूमन बनता है। ये किसने बताया था, ये किसके अंदर पढ़ा था अपन ने, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस पढ़े थे अपन ने, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन के अंदर क्या पढ़ा था, एक ज्योग्राफिकल एरिया है ना। एडेप्टिव रेडिएशन का सबसे अच्छा एग्जांपल अपने पास क्या था, डार्विन फिंचेस। उसने क्या बताया कि पहले एक स्पेशल टाइप की जो है क्या थी, स्पैरो थी, चिड़िया थी, एक स्पेशल टाइप की चिड़िया थी जो कि बीज खाती थी, ठीक है। जिस एरिया में रहती थी, जिस ज्योग्राफिकल एरिया में वो रहती थी, वो वहां पे बीज खाती थी, बीज, सीड ईटर थी वो, सीड ईटर, ठीक है। वो कैसी थी, पेन चल नहीं रहा, सीड ईटर, कितना टपका, वो क्या थी, सीड ईटर थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ से सीड खत्म हुए, है ना। सीड खत्म हुए तो इसको यहाँ से दूसरे ज्योग्राफिकल एरियाज में मूव करना पड़ा ऐसे, तो ये अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में पहुंच गई। तो अब यहाँ इन्हें वो सीड तो मिलेंगे नहीं जो ये खाती थी, कोई कैक्टस वाली जो कैक्टस खाती है वो वाली बन गई, कोई एंटी ईटर बन गई, मतलब इनका फूड जो है वो अलग अलग हो गया, और उसी फूड के बेस पे इनकी जो बीक की शेप है वो भी क्या हो गई, अलग हो गई। तो ये एग्जाम्पल किसका है, डार्विन फिंचेस, डार्विन फिंचेज, ठीक है। इनको डार्विन फिंचेस ने देखा था सबसे पहले, ठीक है। कहाँ देखा था, गैलापैगोस आइलैंड पे देखा था। आइलैंड का नाम भी याद रखना, कौन सा, गैलापैगोस, ठीक है। ये यहाँ पे जहाज से गया था और उस जहाज का नाम था HMS बीगल। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है, मैं जो पढ़ा चुकी उसको रिवाइज करा रही हूँ, ठीक है। उस जहाज का क्या नाम था, HMS बीगल, ठीक है। कौन सी थी सबसे पहले उसकी जो, ये क्वेश्चन भी आता है कि उसकी जो बेसिक कैटेगरी थी वो कौन सी थी, वो सीड ईटर थी, बीज खाती थी वो, ठीक है। क्लियर हुआ बात, डार्विन फिंचेस। एक अगला एग्जांपल अपने एडेप्टिव रेडिएशन का कौन सा देखा था, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल मैमल्स में देखा था। देखो बात समझना, ये है अपने पास ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, ठीक है। इसी ज्योग्राफिकल एरिया में अपने पास है प्लेसेंटल मैमल्स,
ठीक है, ये यहाँ रहते थे, किसी भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से या फिर किसी भी वजह से ये क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इनके ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो क्या हो गए, चेंज हो गए, अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में पहुंच गए, ये भी पहुंच गए ऐसे ही। ठीक है, एक ज्योग्राफिकल एरिया से अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में पहुंच गए। तो ये तो अपना क्या हो गया, अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टिव रेडिएशन कैसा होता है, डिफरेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है। डाइवर्जेंट का मतलब एक ज्योग्राफिकल एरिया से अलग अलग। अडेप्टिव रेडिएशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखना अपने को। क्या डिफरेंस है, यहाँ हमें ये जो बेस है ना, ये हमें पता होता है, ज्योग्राफिकल एरिया कहाँ से निकल के आए हैं ये हमें पता है, जबकि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में हमें नहीं पता कि कौन से ज्योग्राफिकल एरिया से आके यहाँ पे ये सर्वाइव कर रहे हैं। समझे बात को। तो अब देखो ये तो कौन सा होगा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो गया, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो गया भाई। एक ज्योग्राफिकल एरिया से अलग अलग में फैल गए ना, फैल गए अलग अलग, तो उसको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ देखो ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, इसके पास, ये इसके पास, ये इसके पास, इसके पास, ये वाला क्या हो गया, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो गया कि नहीं हो गया, ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इतनी बात समझे आप लोग, इतना क्लियर हुआ। आगे चले, देखो एक है नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। दिख रहा है क्या, हाँ, नेचुरल सिलेक्शन, डार्विनिज्म भी बोलते हैं इसको। जब देखो नेचुरल सिलेक्शन और म्यूटेशन को अपन मिक्स कर देते हैं ना, म्यूटेशन, डार्विन वाले का नेचुरल सिलेक्शन और म्यूटेशन को मिक्स कर देते हैं, तो उस कंसेप्ट को बोलते हैं नियो डार्विनिज्म। उस कंसेप्ट को बोलते हैं नियो डार्विनिज्म। इसके अंदर इवोल्यूशन का कंप्लीट हमें जो कंसेप्ट है वो क्लियरली समझ में आ जाता है। बात समझ में आई। नेचुरल सिलेक्शन देखें, नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया, डार्विन ने दिया, समझ रहे हो ना। अभी अपन इसको देख रहे हैं किसके कंपैरिजन में, एज एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। एविडेंस पढ़ रहे हैं ना अभी अपन, एज एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, देखो जब यहाँ पे, जब पृथ्वी का फॉर्मेशन, क्रिएशन हुआ था, कोई भी यहाँ पे क्या नहीं था, कोई भी पोल्यूशन नहीं था, बिल्कुल फ्रेश एनवायरनमेंट था। तो उसको बोलते हैं अपन बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। कोई इंडस्ट्री नहीं थी ना, जिसके वजह से कोई पोल्यूशन नहीं था, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले ये स्टडी की गई थी किस पे, मौत पे। एक स्पेशल टाइप ऑफ एनिमल है जिसको बोलते हैं मौत। ठीक है, मौत पे स्टडी किया गया। उस टाइम दो टाइप के मौत थे, बात को समझना, ब्लैक और व्हाइट। दो टाइप के क्या थे, मौत थे उस टाइम, ब्लैक और व्हाइट। ठीक है, अब देखो पेड़ जो थे ना, पेड़ों के तने कोई पोल्यूशन नहीं था, पोल्यूशन नहीं था तो लाइकेन उगते थे पेड़ों पे। लाइकेन समझते हो ना, शैवाल और कवक का जो सहजीवन है उसको लाइकेन बोलते हैं। शैवाल और कवक जब एक साथ उग जाते हैं ना, वो कहाँ उगते हैं, जहाँ पे लाइकेन हो ना, लाइकेन उसमें क्या बोलते हैं, बोटनी में पढ़ेंगे आप इसको अच्छे से। लाइकेन जहाँ पे उग जाते हैं ना, वहाँ समझ रहे हैं बिल्कुल फ्रेश इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के अंदर कोई पोल्यूशन नहीं है। पोल्यूशन वाले इन्वायरमेंट में लाइकेन नहीं उगते हैं। तो क्या था, इन्वायरमेंट जो है क्या था, फ्री था, पोल्यूशन फ्री था। तो पेड़ों के तनों पे क्या उग जाते थे, लाइकेन उग जाते थे। और पेड़ों के तने कैसे कलर के हो जाते थे, वाइट हो जाते थे। लाइकेन की वजह से कैसे कलर के हो जाते थे, वाइट। अब देखो ये वाइट कलर के, तो ये वाइट वाला मोथ जब इन पे आके बैठेगा तो प्रेडेटर को दिखेगा नहीं,
ब्लैक वाला बैठेगा तो प्रेडेटर को साफ दिखेगा, है ना, और इसका शिकार हो जाएगा ब्लैक वाले का। मतलब उस टाइम पे नेचर किसका सिलेक्शन कर रही थी? वाइट वाले का, है ना। भाई वाइट वाला ज़्यादा बच रहा है तो ज़्यादा जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है ज़्यादा यूज भी यही करेगा, है ना। तो और ये बेचारा कम यूज कर पाता था। नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो कैसे है? लिमिटेड है। नेचर को अपना बैलेंस बना के चलना पड़ता है ना। नेचुरल रिसोर्स जो है अनलिमिटेड नहीं है। नेचर सेलेक्ट करती है कि कौन यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। तो उस टाइम पे नेचर ने किसको सिलेक्ट किया? वाइट वाले मौत को सिलेक्ट किया, लाइकेन की वजह से। फिर देखो ये समझ में आया। अब बात आ गई किसकी? आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। भाई पॉल्यूशन हो गया इन्वायरमेंट में, तो पेड़ों के तने जो हैं, स्टेम जो है वो कैसे कलर के हो गए? ब्लैक हो गए। भाई काला धुआं जम गया, ब्लैक कलर के हो गए। तो ब्लैक मोथ इस पे बैठेगा तो दिखेगा नहीं, व्हाइट में बैठेगा तो साफ दिखेगा। मतलब अब नेचर ने किसका सिलेक्शन किया? ब्लैक वाले का। तो नेचर जिसका सिलेक्शन करती है इन्वायरमेंट में वही जिंदा रहता है। बात समझ रहे हो? नेचर जिसको सिलेक्ट करती है वही जिंदा रहता है। और नेचर किसको सिलेक्ट करती है? जो ज़्यादा, जिसकी प्रोजेनी ज़्यादा बनती है, जो ज़्यादा बच्चे पैदा करता है ना। नेचर किसको सिलेक्ट करती है? जो ज़्यादा बच्चे पैदा करता है और मोर स्टेबल है, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया ना इसकी वजह से, है ना। इसकी वजह से क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग हो गया। बात समझ रहे हो? ज़्यादा बच्चे पैदा करती है, उसके बाद नेचर क्या करती है? उनको भी क्या कर देती है? मार देती है। कुछ जो सिलेक्टेड जो है वही बचते हैं। भाई इससे मान लो बहुत सारे मौत बन गए वाइट कलर के, वाइट, तो नेचर उनको खाना प्रोवाइड नहीं करा पाती इतनों को एक साथ। तो कुछ क्या हो जाता है? मर जाते हैं, कोई बीमारी की वजह से मर जाता है, किसी को खा जाता है प्रेडेटर, किसी को खाना नहीं मिल पाता इस वजह से मर जाते हैं। मतलब नेचर के अंदर बिल्कुल बैलेंस बना के हर काम होता है। बात समझ में आ गई? इतनी नोट करो, आगे चले। अब देखो, अब अपन देखेंगे थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की थ्योरी कौन कौन सी है? ठीक है, एक नंबर पे तो है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ। सबसे पहली थ्योरी किसने दी थी? लमार्क ने दी थी, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर यूज। ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम है यूज एंड डिसयूज थ्योरी। ये थ्योरी दी थी किसने? लमार्क ने दी थी। साइंटिस्ट थे, काफी अच्छे साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट, है ना, जिनका नाम था लमार्क। लमार्क ने ये थ्योरी दी। उसने क्या बताया? उसने बोला कि जिन ऑर्गन का हम ज्यादा यूज करते हैं, नेचर के अंदर जिन ऑर्गन्स का ज्यादा यूज हो जाता है वो ऑर्गन्स जो है वो बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी वो क्या हो जाते हैं? एक्वायर्ड हो जाते हैं, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी पहुंच जाते हैं, उनकी इनहेरिटेंस हो जाती है। ये किसने बोला? लमार्क ने। इसका एग्जाम्पल उसने क्या दिया कि पहले नेचर के अंदर जिराफ की गर्दन लंबी होती है ना, तो उसने क्या एग्जाम्पल दिया कि पहले नेचर के अंदर जिराफ जो है छोटी गर्दन वाले जिराफ हुआ करते थे। फिर क्या हुआ? जो वो नीचे वाले पेड़ खाते थे, जो प्लांट्स जो थे नीचे, उनके आराम से उसकी गर्दन के पास तक पहुंच जाते थे, मुंह तक, उनको खाते थे। लेकिन धीरे धीरे नीचे वाले तो उन्होंने खा के कर दिया खत्म। अब पेड़ जो है वो बच गए ऊपर। अब वो खाना कैसे खाएं इतना? तो वो अपनी गर्दन को ऊपर खींचते और उनकी गर्दन जो है धीरे धीरे क्या होगी? लंबी होगी। ये किसने बोला? लमार्क ने बोला। और नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी वो गर्दन लंबी ही आई। उनके बच्चे हुए लंबी गर्दन वाले जिराफ के, जब बच्चे हुए तो उनकी गर्दन भी क्या आई? लंबी आई। ये बात किसने बोली? लमार्क ने बोला। ठीक है, अब ये तो आप लोग समझ सकते हो गलत है, सीधी सी गलत है। भाई मान लो मैं हूँ, है ना, मैंने अच्छे से जिम ज्वाइन करके अच्छे से एक्सरसाइज वगैरह करके अपनी बॉडी बना ली अच्छे से,
तो जरूरी नहीं है कि मेरे बच्चे भी वैसे ही पहलवान ही पैदा होंगे। पहलवान का बेटा हमेशा पहलवान पैदा नहीं होता, पैदा पहलवान नहीं होता, बाद में पहलवान बन सकता है ना। जरूरी नहीं है पहलवान का बेटा जो है वो बचपन से ही पहलवान ही बने। समझ रहे हो भाई, जिसकी अच्छी, जिसने बॉडी बना रखी है अच्छी, तो उसका बेटा जरूरी नहीं है कि वैसा ही बनेगा, नहीं बनता ना, उसको बाद में मेहनत करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है अपनी, बाप वाली थोड़ी आती है उसके पास। समझ रहे हो बात। तो लमार्क क्या होगा यहाँ पे, बेचारे गलत साबित हो गए। ठीक है, अगली थ्योरी देखें। अगली थ्योरी थी डार्विन की थ्योरी, डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया ना, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दिया करो आप मेरे को कि मैम ये समझ में नहीं आया, वापस से बताओ, या फिर यहाँ पे मिस्टेक हो गई, या फिर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, क्या पढ़ना है क्या करना है। आप मेरे से कमेंट सेक्शन में आप मेरे से जो आपके डाउट है वो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो देखो अगला है अपना डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। डार्विन ने क्या थ्योरी दी, डार्विन ने क्या बोला, इसने बताया कि स्पीसीज जो है ना, स्पीसीज वेरिएंट्स, बहुत सारी स्पीसीज है इन्वायरमेंट में, मान लो। ठीक है, इन्वायरमेंट में बहुत सारी स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारी स्पीसीज सर्वाइव करती हैं। देखो फिर इसमें से नेचर किसका सिलेक्शन करती है, जो यूजफुल वेरिएंट होती है। कैसी होती है, यूजफुल वेरिएंट, यूजफुल वेरिएंट को सिलेक्ट करती है। यूज नेचुरल रिसोर्सेस, जो क्या करती है, यूज बेटर रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन, जो नेचर के अंदर रिसोर्सेज है उनका बेटर यूटिलाइजेशन करती है, और उनकी प्रोजेनी जो है, मोर प्रोजेनी, बेबी भी क्या करती है, ज्यादा पैदा करती है। नेचर उन्हीं को सेलेक्ट करती है। बात समझ रहे हो, नीचे वाला नहीं दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा तो ऊपर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीसीज वेरिएशन, ठीक है, यूजफुल का चयन करेगी। यूजफुल वेरिएंट्स, यूजफुल वेरिएंट्स कौन से होंगे, जो कि ज्यादा क्या कर देंगे, यूज रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन, है ना, मोर प्रोजेनी, उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इनका हो जाएगा सिलेक्शन। सिलेक्शन, सिलेक्शन कितना अच्छा वर्ड है ना, मुझे भी अच्छा लगता है। हो गया, समझ में आई बात, आगे चलें। इसमें इसके दो की कंसेप्ट थे इसके अंदर, ये समझ में आई। अब इसके टू की कंसेप्ट क्या क्या थे, एक तो था इसका ब्रांचिंग डिसेंट, ठीक है, ब्रांचिंग डिसेंट, एंड दूसरा था नेचुरल सिलेक्शन। याद रखना इस बात को, दो इसके क्या थे, की कंसेप्ट थे। अगली थ्योरी कौन सी थी, अब देखो, हाँ एक बात और याद रखना, डार्विन के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन जो है वो डायरेक्शनल और स्लो प्रोसेस है, डायरेक्शनल है और स्मॉल है। इसने कभी ये नहीं बताया कि इवोल्यूशन जो है वो बाय चांस भी हो सकता है। इसने क्या बोला कि जो इवोल्यूशन है वो कैसा है, स्मॉल एंड डायरेक्शनल है। ठीक है, स्मॉल एंड डायरेक्शनल। फिर इस बात को, ये वाला जो नियो डार्विनिज्म अपन पढ़ेंगे ना, ये बात, उसके बाद म्यूटेशन को डिस्कवर किया गया। म्यूटेशन के अंदर क्या बताया कि इवोल्यूशन जो है वो बाई चांस भी हो सकता है, बाई चांस भी होता है भाई, बड़े भी होते हैं। म्यूटेशन, बड़ा म्यूटेशन होगा तो स्पीसीज का फॉर्मेशन जल्दी हो जाएगा,
म्यूटेशन जो है इवोल्यूशन में 99% रोल जो है वो किसका है, म्यूटेशन का है। 1% रोल किसका है, डार्विन का। डार्विन के कंसेप्ट का है, डार्विन का क्या है। ठीक है, बात समझ में आई। आगे चलें। अब देखो अगली थ्योरी है म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी के अंदर जेनेटिक मेकअप चेंज होता है ना, और वो यूजफुल भी हो सकता है और हार्मफुल भी हो सकता है, दोनों होता है। देखें अगली होती है कौन सी, म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन कॉज इवोल्यूशन, फर्स्ट लाइन है एनसीईआरटी में, यही म्यूटेशन के बाद याद रखना इसको, म्यूटेशन कॉज इवोल्यूशन। ठीक है, म्यूटेशन की वजह से इवोल्यूशन होता है। और एक बात आप याद रखना, इवोल्यूशन क्वेश्चन आता है, इवोल्यूशन जो है वो ज्यादा कौन नहीं कराता है, म्यूटेशन से ही होता है, बाई चांस ही होता है इवोल्यूशन। ठीक है, आगे चलें। आगे देखें, इसके अकॉर्डिंग म्यूटेशन आर रैंडम, रैंडम होते हैं, जरूरी नहीं है स्मॉल ही हो, बिग भी हो सकते हैं, स्मॉल एंड बिग और बिग BIG है ना। और कैसे हो सकते हैं, डायरेक्शन लेस होते हैं, कोई डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन लेस। इवोल्यूशन रेट्रोग्रेसिव भी हो सकता है और प्रोग्रेसिव भी हो सकता है। बात समझ में आ गई आपको इतनी। साल्टेशन एक टर्म दी हुई है एनसीईआरटी में, साल्टेशन क्या होता है, साल्टेशन क्या होता है, साल्टेशन होता है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। मतलब कहने का एक ही स्टेप में म्यूटेशन हो और उसी म्यूटेशन की वजह से बड़ी पॉपुलेशन का फॉर्मेशन हो जाए, बड़ी पॉपुलेशन का क्रिएशन हो जाए, उसी को बोलते हैं क्या, साल्टेशन। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे चलें, आगे चलें। अब देखो हार्डी-विनबर्ग थ्योरी कंप्लीट हो गई अपनी, इवोल्यूशन की थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो गई। अब अपने को देखना है हार्डी-विनबर्ग लो। हार्डी-विनबर्ग क्या कहते हैं, हार्डी-विनबर्ग का एक फॉर्मूला है P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1। ये आप सबने एनसीईआरटी में देखा हुआ है। ये लोचा क्या है समझ में नहीं आया आप, देखो अभी समझ में आएगा। ये कोई पॉपुलेशन है मान लो, ठीक है, इसमें मान लो कितने मेंबर हैं, इसमें 100 मेंबर हैं, ठीक है, 100 लोग रहते हैं इसके अंदर, 100 लोग हैं तो एलील कितने हो गए, 200 एलील हो गए क्या, है ना, एलील कितने हो गए, 200 एलील हो गए। दो टाइप के एलील होते हैं, मान लो 2 टाइप के एलील है, एक एलील है ए टाइप का और दूसरा एलील है स्मॉल ए टाइप का। तो मान लो कि ये बड़े वाला ए जो है ये इस 200 में से 160 ये है और छोटे वाला कितना बच गया, फिर 40 बच गया क्या, समझ में आ रहा है क्या बात। अब अपन इसका रेशियो निकालें, A:A का रेशियो निकालो, 160 रेशियो 40, 0 से 0, 4:1 आ गया क्या, ये इसका रेशियो आ गया 4:1। अब इनकी नेक्स्ट जनरेशन में हार्डी-विनबर्ग लॉ क्या कहता है, इसकी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जब इनके प्रोजेनी बनेंगे, जब इनके ऑफस्प्रिंग बनेंगे, तो ये वाला रेशियो जो है ना, ए और ए का रेशियो 4:1 नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी सेम रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए, तभी हार्डी-विनबर्ग लॉ लागू होता है। ये क्या कहता है कि ये इक्वल होता है, जहाँ पे 4:1 रेशियो आया है ना, ये 4:1 ही होना चाहिए नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी। बात समझ में आ रही है,
ठीक है, आगे चलें। ये कब पॉसिबल है? ऐसा है, ये कब पॉसिबल होता है? इसके कुछ कंडीशंस हैं कि ये रूल जो है कब अप्लाई होगा, कब होगा। मैटिंग जो है वो कैसी होनी चाहिए? रैंडम मैटिंग होनी चाहिए। मैटिंग जो है वो कैसी होनी चाहिए? रैंडम, कोई सिलेक्शन नहीं है। अभी सिलेक्ट करते हैं ना कि गोरा लड़का चाहिए, गवर्नमेंट जॉब वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, कोई सिलेक्शन नहीं है। रैंडम मैटिंग, मैटिंग जो है मतलब आप कोई भी मतलब लड़की घर से बाहर निकली, पहला लड़का जो मिला उसे शादी कर ली, वो होती है रैंडम मैटिंग। ठीक है, तो मैटिंग जो है हार्डी-विनबर्ग लॉ के अकॉर्डिंग कैसी होनी चाहिए? रैंडम मैटिंग होनी चाहिए। ठीक है, पॉपुलेशन में कोई भी म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। सेकंड बात, कोई भी म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। अगर म्यूटेशन हो गया तो चेंज हो गया ना जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक मेकअप चेंज हो गया तो ऑफस्प्रिंग का जो रेशियो है वो अपने आप ही गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर हुआ? और क्या नहीं होना चाहिए? और इसके अंदर एक अपने को ध्यान रखना है, ठीक है, एक बार इसको कंप्लीट करो, हो गया। अब देखो, इससे क्वेश्चन आते हैं जो अभी मैंने आपको लिखाया था ना, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। अब देखो अपने पास वो मान लो A था ना, वो A उसकी रेशियो अपने को दे रखी है 0.1। ठीक है, अब अपने को इसमें से B फाइंड करना है, ये वाला A फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे? किसने वाले इसको 6 मान लेंगे। 0.6 दे रखी है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है कितनी है? 0.6 फ्रीक्वेंसी है। ए वाले की फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे तो 1 माइनस 0.6 कर देंगे, क्या 0.4 आ जाएगी क्या, है ना। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई कितनी? 0.4। अब इसका मतलब समझो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, इसका मतलब है ये दोनों कैसे हैं? होमोलोगस हैं, होमोजाइगस है, सॉरी होमोजाइगस। ये कैसे है? होमोजाइगस है। प्लस 2PQ ये है, ये कैसा है? ये हेटेरोजाइगस है, इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये कैसे है? ये होमोजाइगस है। P स्क्वायर मतलब यहाँ पे दो एलील एक जैसे हैं तो होमोजाइगस हो गए क्या? ये भी होमोजाइगस हो गए क्या? और ये हेटेरोजाइगस हो गए। इनका रेशियो, इनका जो टोटल है वो 1 आएगा। अब देखो अपने से पूछे, मानो अपने से ये हेटेरोजाइगस वाले की पूछे, इसकी वैल्यू पूछे अपने से 2PQ की, तो कैसे फाइंड करेंगे? 2:0.2 है ना, मल्टीप्लाई बाय 0.2 किसकी है? इसकी, और इसकी कितनी होगी? 0.4 है क्या? 8, 0.8 इसकी है। समझ रहे हो ना बात को? इसकी 0.8 और फिर ये कितने हो गए? 32.32 हो गई क्या? मतलब ये कितने परसेंट है पॉपुलेशन में? ये कितने परसेंट है? 32% है। फिर हमसे इसकी पूछे तो फाइंड कर सकते हैं, इसकी पूछे तो फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना बात को? मैंने क्या बताया अभी आपको? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर है कैसा है? होमोजाइगस है, और ये कैसा है? हेटेरोजाइगस है। मतलब अपने को ये तो अपने को वहाँ पे देख के रखा हुआ हो, इनका टोटल करेंगे ना अपन, इनका सम फाइंड करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, इसे अपन इस फॉर्मूले से अपन फाइंड कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, आगे चलें। अब देखो हार्डी-विनबर्ग लॉ हो गया। अब हमें देखना है हार्डी-विनबर्ग लॉ के बाद इसके फैक्टर्स, इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्टेड करते हैं? फैक्टर्स कौन कौन से, किन की वजह से हार्डी-विनबर्ग लॉ जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो देखना है। अब हमें पहले अपने को याद रखना है जीन माइग्रेशन। सबसे पहला जीन माइग्रेशन, नाम से ही पता चल रहा है जीन का क्या हो गया? माइग्रेशन हो गया। माइग्रेशन का मतलब क्या? ये एक पॉपुलेशन है, इसमें ये लोग रह रहे हैं, ये दूसरी पॉपुलेशन है, इसमें ये लोग रह रहे हैं, यहाँ से कुछ लोग निकल के यहाँ पहुँच गए,
माइग्रेशन कर गए ना, यहाँ से माइग्रेट कर गए, यहाँ पहुंच गए, तो जहां से निकल के गए हैं ना उसको तो बोलते हैं इमिग्रेशन, और जहां पहुंचे हैं ना उसको बोलते हैं इमाइग्रेशन। ये टर्म याद रखना दोनों। क्लियर हुआ? अब एक बात हो जाता है, रिपीटेड जीन माइग्रेशन इज कॉल्ड जीन फ्लो। रिपीटेड दिख रहा है क्या? हाँ, रिपीटेड जीन माइग्रेशन इज कॉल्ड जीन फ्लो। बार बार में जीन माइग्रेशन हो रहा है, यहां से बार बार में यहां पहुंच रहे, बार बार में यहां पहुंच रहे, तो उसको बोलते हैं जीन फ्लो। ठीक है, फर्स्ट तो ये अफेक्ट करता है किसको? हार्डी-वेनबर्ग को। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से जीन माइग्रेशन हो गया, तो उसने क्या कहा था कि कोई भी पॉपुलेशन जो है वो कैसी होनी चाहिए? स्टेबल होनी चाहिए, स्मॉल पॉपुलेशन होनी चाहिए, स्टेबल पॉपुलेशन होनी चाहिए, मैटिंग जो है वो रैंडम होनी चाहिए, यही कहा था उसने, कोई माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे माइग्रेशन हो गया तो ये इफेक्टेड हो गया, जेनेटिक मेकअप चेंज हो गया। क्लियर? आगे चले, अगला है जेनेटिक ड्रिफ्ट। अगला कौन सा है? जेनेटिक ड्रिफ्ट। जीन माइग्रेशन के बाद नेक्स्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट। यहाँ पे जीन की फ्रीक्वेंसी में रैंडम चेंज होते हैं, रैंडम या फिर बाई चांस। कंप्लीट इवोल्यूशन की थ्योरीज जो हैं वो बाई चांस पे, जिसका हमें नहीं पता ना कि ये कहाँ से आया, उसका हमने क्या लगा दिया? इवोल्यूशन हो गया, बाई चांस हो गया। समझ रहे हो? रैंडम या फिर बाई चांस जीन फ्रीक्वेंसी चेंज इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट किसको बोलते हैं? जब एलिलिक फ्रीक्वेंसी जो है, जीन फ्रीक्वेंसी या फिर एलील भी बोल सकते हैं ना, एलिलिक फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। एलिलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगी? रैंडमली बाई चांस क्या होगी? चेंज होगी। ठीक है, अब देखो इसके अंदर दो टाइप का पढ़ते हैं, दो टाइप के इफेक्ट होते हैं इसके अंदर। एक होता है फाउंडर इफेक्ट और एक होता है बॉटलनेक इफेक्ट। एक क्या होता है? फाउंडर इफेक्ट और एक होता है बोटलनेक इफेक्ट। बोटलनेक, ठीक है। फाउंडर इफेक्ट क्या कहता है? देखो, फाउंडर इफेक्ट में क्या होता है? कोई एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन से, देखो ये कोई पॉपुलेशन है, यहाँ बहुत सारे लोग, यहाँ से कुछ लोग निकल के दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया में पहुंच गए और यहाँ पे अपनी अलग पॉपुलेशन, इससे अलग पॉपुलेशन बना ली, डिफरेंट पॉपुलेशन, अलग जेनेटिक मेकअप वाली पॉपुलेशन बना ली, नई फाउंड की है ना, इसलिए इसको बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। समझ गए? बॉटलनेक इफेक्ट किसको बोलते हैं? इसको ऐसे याद रखना, जैसे ये कोई बॉटल है, याद रखने के लिए बता रही हूँ, ऐसे बॉटल होता नहीं है कुछ इवोल्यूशन में, और इस बॉटल के अंदर, कंप्लीट बोतल के अंदर जो है बहुत सारे लोग रहते हैं। ये बोतल क्या है? एक ज्योग्राफिकल एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। कोई नेचुरल डिजास्टर आया और नेचुरल डिजास्टर की वजह से इसके आधे लोग जो है, आधे से ज्यादा, कुछ बच गए, सारे क्या हो गए? मर गए। 2-4 बच गए। इन्होंने वापस से 2-4 ने अपनी स्पीसीज को वापस से बोतल के नेक तक पहुंचा दिया। याद करने के लिए बताया मैंने आपको, इसका नाम ऐसा है ना, इसलिए याद आसानी से रहेगा, ये इसलिए बताया। क्या कर दिया? मतलब नेचुरल डिजास्टर की वजह से किसी ज्योग्राफिकल एरिया की 90% पॉपुलेशन क्या हो गई? खत्म हो गई, और वो 10% पॉपुलेशन जो बची उसने वापस से अपनी 100% पॉपुलेशन बना ली। उसी को बोलते हैं बॉटलनेक इफेक्ट। इतना क्लियर है? आगे चलें। अब और इसके अगला इसका है, नाम लिख लो, थर्ड है इसका म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से भी इफेक्ट हो जाता है। फोर्थ है जीन रिकॉम्बिनेशन।
जीन का जो क्या हो जाए, रिकॉम्बिनेट हो जाए, है ना, रिकॉम्बिनेशन। और है फिफ्थ क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। नेचर मान लो दूसरे को सिलेक्ट कर ले, जिसको जेनेटिक लॉ के अकॉर्डिंग सिलेक्ट, वो कौन सा लॉ था, हार्डी-विनबर्ग लॉ के अकॉर्डिंग सिलेक्ट नहीं करे, दूसरे के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर ले, तो नेचुरल सिलेक्शन भी इसका रीजन बन सकता है। फाउंडर इसको फैक्टर्स अफेक्ट करने वालों में ये भी आ सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे चलें। नेचुरल सिलेक्शन है ना, वो 3 टाइप का होता है। एक होता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, एक होता है डायरेक्शनल सिलेक्शन, सेक्शन लिख दिया गया, सिलेक्शन लिखा सही है। एक होता है डिसरप्टिव सिलेक्शन, डिसरप्टिव सिलेक्शन। अब देखो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन किसको बोलते हैं, जैसे ये कोई पॉपुलेशन है, इसके अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे, ये किसी कुछ एनिमल्स का क्या है, ग्राफ है। इसमें क्या होता है देखो, किसका एग्जांपल है, लंबे छोटे का ले लेते हैं। यहाँ पे ये जो है ये कैसे हैं, लंबे हैं, ये वाले जो हैं ये छोटे हैं, और ये वाले जो है ये मीडियम हाइट के हैं। ठीक है, अब नेचर ने यहाँ पे किसका सिलेक्शन किया है, मीडियम हाइट वालों को, ना छोटे वालों को चुना, ना ज़्यादा लंबे वालों को सिलेक्ट किया। नेचर ने किसको सिलेक्ट किया, लंबे वालों को सिलेक्ट किया। जो मीडियम वालों को सिलेक्ट किया ना, उसको बोलते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, डायरेक्शनल के अंदर क्या है, नेचर या तो ये क्या कौन से हो गए, लंबे वाले, ये छोटे वाले, और ये नेचर किसका सिलेक्शन कर ले, किसी एक डायरेक्शन वाले का सिलेक्शन कर ले, एक छोर वाले का, या तो इस वाले का सिलेक्शन कर लेगा तो ये ग्राफ उधर खिसक जाएगा क्या, या फिर इस वाले का सिलेक्शन कर लेगा तो ग्राफ इधर आ जाएगा क्या, आ जाएगा ना। तो ये कौन सा होगा, डायरेक्शनल हो गया, एक डायरेक्शन में ग्राफ खिसक रहा है। डिसरप्टिव में क्या होता है, देखो डिसरप्टिव में ये है, भाई साहब नेचर बड़ी समझदार है, इसने क्या किया, ना छोटे वाले को चुना, ना बड़े वाले को इसने चुन लिया, इसने बीच वाले को भी नहीं चुना, छोटे वाले को भी चुन लिया और लंबे वाले को भी चुन लिया, बीच वाले को बोले भाई तो अपने घर जा। तो ये कौन सा हो गया, डिसरप्टिव। देखो इसके अंदर 2 स्पीसीज एक साथ बन रही हैं। जब कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है ना, नेचुरल डिजास्टर के बाद नेचर के अंदर हमेशा यही होता है, डिसरप्टिव सिलेक्शन नहीं करती है नेचर, 2 स्पीसीज को एक साथ बनाती है ताकि नेचर के अंदर वापस से बैलेंस बन जाए। बात समझ में आ रही है ना? आगे चलें, चलो अब अपन एक बार देख लेते हैं ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, है ना। 200 मिलियन ईयर अगो क्या आया, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म आई, फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म, फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म का भाई 200 मिलियन ईयर अगो। और जो यूनिवर्स आया था वो कब आया था, 20 बिलियन। वहां पे बिलियन है, याद रखना, यहाँ पे मिलियन है, कंफ्यूज नहीं होना है, एनसीईआरटी का डाटा याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। फिर 1500 बीच में देखो ये दो कितने हैं, 200 लिख दिया, 2000 है, 2000 से फिर 500 मिलियन ईयर अगो क्या हुआ, बीच में 1500 साल क्या हुआ नहीं पता किसी को भी। 1500 मिलियन ईयर अगो क्या हुआ, इनवर्टिब्रेट्स आए, इनवर्टिब्रेट, है ना। फिर 350 मिलियन ईयर अगो, ये मैं आपको इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में इसका बहुत बड़ा सा क्या बना हुआ है, एक टेबल बनी हुई है, समझने में बहुत दिक्कत होगी, इसको ऐसे याद रख लेना, क्वेश्चन यहीं से आएंगे, डरने की जरूरत नहीं है। 350 मिलियन ईयर अगो कौन आई, जोलेस फिशेज आई, जोलेस फिशेस, ठीक है। फिर 320 मिलियन ईयर अगो, 320 मिलियन ईयर अगो बाद क्या हुआ, फिशेज कैसी हो गई, विद
साउथ मूव, उनमें मूव क्या हो गया, थोड़ा मूव होने लग गया और वो जमीन पे आने लग गई, मूव ऑन लैंड। एम्फीबियन टाइप थोड़ी देर के लिए आती फिर नहीं आती, ठीक है। इसके लिए 1938 में एक सीलाकैंथ मिली थी अपने को, सीलाकैंथ बोलते हैं इसको, ठीक है। 1938 में सीलाकैंथ मिली थी जो फिश थी और वो कहाँ पे थी, जमीन पे पाई जाती थी, जमीन पे रहती थी, ठीक है। उसके बाद एम्फीबियंस आए, उसके बाद कौन आए, एम्फीबियंस आए। एम्फीबियंस जो है वो किस में इवॉल्व हो गए, एम्फीबियंस का नीचे दिखेगा नहीं, आप लोगों को ऊपर लिखना पड़ेगा, इसको मिटा दो क्या, इसको नोट कर लो आप। एम्फीबिया, एम्फीबियंस आए, एम्फीबियंस किस में इवॉल्व हो गए, इवॉल्व हुए वो, इवॉल्व किस में हो गए, एम्फीबिया जो है रेप्टाइल्स में इवॉल्व हो गए, किस में इवॉल्व हो गए, रेप्टाइल्स में इवॉल्व हो गए एम्फीबिया, ठीक है। फिर एम्फीबियंस रेप्टाइल्स ने 200 साल तक राज किया, कब तक, 200 मिलियन ईयर, 200 मिलियन तक इन्होंने राज किया। कौन सा पीरियड था, जुरासिक, डायनासोर इसी में थे, डायनासोर रेप्टाइल्स के ही पार्ट है, जुरासिक पीरियड था, जुरासिक पीरियड, ठीक है। और ईरा कौन सा था, मीजोजोइक ईरा, मीजोजोइक ईरा, ठीक है। इतना क्लियर। 200 मिलियन साल के बाद क्या हुआ, सम रेप्टाइल्स गो बैक टू वाटर, वो वापस से कहां पहुंच गए, कुछ रेप्टाइल्स जो है वो वापस से कहां चले गए, पानी में चले गए। उसका नाम क्या था, जो पानी में चला गया था वापस से, सीलाकैंथ था क्या, छोड़ो एक बार इसको। 200 मिलियन साल पहले कुछ रेप्टाइल्स जो है वो कहां चले गए, पानी में चले गए, ठीक है। फिर 65 ईयर अगो, 65 मिलियन ईयर अगो, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स लिखना ठीक नहीं रहेगा, डायनासोर लिखो, डायनासोर क्या हो गए, डिसअपियर हो गए, डायनासोर क्या हो गए, डिसअपियर हो गए, ठीक है। फिर 15 मिलियन ईयर अगो, 15 मिलियन साल बाद में क्या हुआ, कौन आया, अपीयर्ड एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन का एंसेस्टर आया, कौन आया था, ड्रायोपिथेकस, ठीक है। इतना बात समझ में आया। 15 मिलियन ईयर अगो पहले कौन आया, ड्रायोपिथेकस आया, ठीक है। 15 मिलियन ईयर अगो पहले कौन आया, ड्रायोपिथेकस। उसके बाद एक मिनट रुको, इसको हटाना पड़ेगा। ड्रायोपिथेकस आया ना, ठीक है। अब देखो ड्रायोपिथेकस जो है वो ईस्ट अफ्रीका में रहता था, लिव्ड इन
ये कहाँ रहते थे? ईस्ट अफ्रीका में रहते थे, ठीक है। कौन? ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस कहाँ रहते थे? ईस्ट अफ्रीका में रहते थे। इतना बात समझ में आई? ड्रायोपिथेकस के बाद इवोल्यूशन हुआ किसका? ऑस्ट्रेलोपिथेकस और रामापिथेकस का, ठीक है। उसके बाद किसका हुआ? रामापिथेकस, ठीक है, नाम याद रखना। रामापिथेकस के बाद कौन आया? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। यह ह्यूमन की प्रजाति है जो अभी जो ह्यूमन है उसका क्या नाम है? होमो सेपियंस, है ना। उससे पहले जो ह्यूमन थे उनके क्या नाम थे? ये कौन सा था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसमें एक बात याद रखना, कॉमन एंसेस्टर था ये किसका? कॉमन एंसेस्टर ऑफ एप्स एंड ह्यूमन, ठीक है। फिर कौन है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस है जो इसकी हाइट जो होती थी वो कितनी होती थी? 4 फुट की। इसकी हाइट होती थी 4 फीट, ठीक है। और इसकी क्रेनियल कैपेसिटी होती थी 500 सीसी। क्रेनियल कैपेसिटी इसकी होती थी 500 सीसी, ठीक है। और इसके बाद आए होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस, ठीक है। होमो हैबिलिस की क्रेनियल कैपेसिटी थी 650 से 800 सीसी। ये इसकी क्रेनियल कैपेसिटी थी। ये मीट नहीं खाते थे, डू नॉट ईट मीट। मीट नहीं खाते थे ये, ठीक है। होमो हैबिलिस के बाद दिख रहा है, नीचे वाला दिख नहीं रहा, ऊपर लिख देती हूँ। होमो हैबिलिस के बाद अगला ह्यूमन आया होमो इरेक्टस। कौन सा आया? होमो इरेक्टस, ठीक है। होमो इरेक्टस जो है इसके फॉसिल्स मिले हमें कहाँ? जावा में। फॉसिल्स डिस्कवर्ड इन जावा। इसके फॉसिल्स मिले कहाँ पे? जावा में इसके फॉसिल्स मिले, ठीक है। इसकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी? इसकी क्रेनियल कैपेसिटी थी 900 सीसी, 900 क्रेनियल कैपेसिटी, ठीक है। ये मीट खाते थे, ईट मीट। होमो इरेक्टस से 2 कैटेगरी बनी, ठीक है। होमो इरेक्टस से 2 कैटेगरी बनी। एक तो बने होमो निएंडरथल, निएंडरथल मानव बने, निएंडरथल, ठीक है। और एक बने क्रोमैग्नन, क्रोमैग्नन, ठीक है। निएंडरथल की क्रेनियल कैपेसिटी थी बेटा 1400। इसकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी? 1400। याद रखना, एनसीईआरटी में दी हुई है। होमो सेपियंस की क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है फिलहाल? 1350, 1350। और इसकी कितनी थी? 1400। मतलब यहाँ पे कौन सा इवोल्यूशन? रेट्रोग्रेसिव। इसकी क्रेनियल कैपेसिटी एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, लेकिन इसकी क्रेनियल कैपेसिटी इससे भी ज्यादा थी। इसकी थी 1600, ठीक है। और आज के मानव की है 1350, ठीक है। इतनी बात समझ में आई है आप लोगों को? अब देखो निएंडरथल जो है, हम लोग जो है इन दोनों में से हम किन के हैं? हम इनके हैं। इनसे बने थे कौन? होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, ठीक है। अब ह्यूमन के इवोल्यूशन में एक बात आप याद रखना, एक तो अंगूठे का सबसे ज्यादा इवोल्यूशन हुआ है। अंगूठा 90 डिग्री पे आ गया, पहले ये ऐसे हुआ करता था, ठीक है। एक तो अंगूठे का, और एक क्रेनियल कैपेसिटी का, और एक बैकबोन का। पहले 4 पैरों पे चलते थे झुक के, और अब सीधे चलते हैं। बैकबोन के अंदर कर्वेचर बन गए ना, बात समझ रहे हो? अब निएंडरथल की देख लो, क्या क्या था इसके अंदर? ईस्ट अफ्रीका के पास रहते थे। ह्यूमन का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? अफ्रीका के अंदर ही हुआ था, साउथ अफ्रीका के अंदर। यूज्ड हाइट्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी। प्रोटेक्ट बॉडी लिख लो ना, मतलब जो जानवरों की खाल है ना,
उससे अपने शरीर को ढकने का काम करते थे। कपड़े नहीं पहनते थे, किससे ढकते थे? जानवरों के खाल से, ठीक है। और buried their dead, मतलब इनके जो मर जाते थे ना, जो ह्यूमन मर जाता था उसको ये दफनाते थे। बात समझ में? ह्यूमन इवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। ह्यूमन इवोल्यूशन ही कंप्लीट, इवोल्यूशन खत्म हो गया। सारी थ्योरी आपको समझ में आ गई। पूरा टॉपिक वन डे वन चैप्टर में, कल अपना दूसरा टॉपिक मैं आपको कराऊंगी, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो। बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है ये, इससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अच्छे से अपनी स्टडी करते रहो और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।